हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरे से न्यू डांस क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं सोनू कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा मित्रों, डांस क्लासेज के माध्यम से हमने अपनी पिछली कक्षाओं में सन 57वीं क्रांति देखी थी। उसके बाद में इतिहास की उत्पत्ति को भी समझा था और आज इतिहास की परिभाषा से लेकर उसके धातु काल और पाषाण काल के बारे में भी कहीं ना कहीं अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा मित्रों, पढ़ाई के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती होगी। तो उसकी एक कोटेशन लेकर आया हूं मैं। माँ जी तेरी तस्ती के तलबदार बहुत है, माँ जी तेरी तस्ती के तलबदार बहुत है, इस पार और उस पार बहुत है, जहां खोली है तूने शीशे की दुकान वहां पत्थर के खरीदार बहुत है। तो देखिएगा मित्रों, समस्याओं का दौर आता है, चला जाता है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से लड़कर उनसे आगे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो देखिएगा मित्रों, आज देखेंगे हम इतिहास की परिभाषा को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा इतिहास की परिभाषा क्या होती है। इतिहास की परिभाषा कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इतिहास की परिभाषा देख लीजिएगा, प्राचीनता से नवीनता की ओर अध्ययन करना। देखिएगा मैंने ये परिभाषा लिखा है, प्राचीनता से नवीनता की ओर अध्ययन करना। इतिहास हमें सिखाता है, जैसे कई बार देखा होगा आपने, इतिहास में कोई सभ्यता विलेख वगैरह आए थे तो वो क्या थे, प्राचीन थे। उनसे नवीन ज्ञान अर्जित करना। देखिएगा टेक्निकल मेरे को पता है। तो देखिएगा हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। इतिहास की परिभाषा क्या है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इतिहास ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत प्राचीन तथ्यों को जोड़ते हुए नवीन तथ्यों की ओर ज्ञान को प्राप्त करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। आगे बात सुनिए, आगे बात कर लेते हैं पाषाण काल या फिर पत्थरों का युग। देखिएगा इतिहास में पिछले कक्षा में हमने जो देखे थे कालक्रम देखा था, उन्हीं कालक्रमों का ये भाग है पाषाण काल। तो पाषाण काल के मैंने 3 प्रकार लिखे हैं, तो उनको बता देता हूँ मैं आपको। पाषाण काल में तो आ जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आ जाता है मध्य पाषाण काल और तीसरा आ जाता है नव पाषाण। आ गई बात समझे। तो देखिएगा पूरा पाषाण काल में तो क्या होता है, मध्य पाषाण काल में क्या होता है, और रही बात नव पाषाण काल, इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तर पाषाण काल। कई बार एग्जाम में नव पाषाण काल न देकर उत्तर पाषाण काल दे देता है, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आंसर वही होगा जो नव पाषाण काल का है। आगे बात समझिए। तो देखिएगा पूरा पाषाण काल में क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। पूरा पाषाण काल में जैसे हस्त कुठार जानते हो, हस्त कुठार यानी हाथ से चलाई जाने वाले जो तीर वाले मान सकते हो, वो किस में आए थे, पूरा पाषाण काल में आए थे। पूरा पाषाण काल के जैसे इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, जयपुर और इंद्रगढ़ में मिले। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंद्रगढ़ कहाँ पर पड़ता है, तो इंद्रगढ़ मैंने लिखा है बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में इंद्रगढ़ पड़ता है। आगे बात समझे। और यहाँ पर इसके अलावा दूसरे नंबर पर आ जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी, इसमें मध्य पाषाण काल में आपके जो सूक्ष्म जो यंत्र हुए थे, चाहे तीर मान लीजिएगा, चाहे भाले मान लीजिएगा, रही बात चाकू मान लीजिएगा, वो सब किसे मिले थे, मध्य पाषाण काल में। आगे बात समझिए। तो इसके उदाहरण जो है लूनी और उसकी सहायक नदियाँ थी। और एक सवाल और आ रहा होगा, कंपटीशन एग्जाम्स आए थे, मेरे को याद है जहाँ तक SI के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था, SI 2016 या 18 के एग्जाम में आया था कि भाई लूनी नदी का पानी कहाँ पर जाकर खारा होता है, कहाँ तक मीठा रहता है, कहाँ तक खारा होता है। तो इसका आंसर भी लिख लीजिएगा। वैसे आपके जो देख रहे हो CT के एग्जाम में भी आने की इसकी कहीं ना कहीं संभावना रहेगी। बालोतरा बाड़मेर से आगे जाने के बाद में इसका जो पानी होता है वो खारा हो जाता है। आगे बात समझे। अब बात कर लेते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, देखिएगा। नव पाषाण काल में पहले तो बात कर लेते हैं जो आपके जो भी यंत्र हुए थे, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। नव पाषाण काल में देखिएगा आपके जो पोलिसदार बर्तन वगैरह मान लीजिएगा, वो पूरा पाषाण का माफ कीजिएगा नव पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। और इसके उदाहरण पूछने जाओगे कौन कौन से जिले हैं, तो जिलों में आ जाएगा जयपुर आ जाएगा और आपका जोधपुर आ जाएगा। आगे बात समझे। अब इसके बाद में हमने इतिहास की परिभाषा देख ली, परिभाषा के बाद में हमने पत्थरों का युग देख लिया, पत्थरों का काल देख लिया, पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद में कहीं ना कहीं हम जानना चाहेंगे धातु काल।
धातु काल राजस्थान जो है धातु के लिए जाना जाता है, बहुत ही धातुओं की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। आगे बात समझो, देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक जो धातु पाई जाती है वो भी कहीं ना कहीं खेतड़ी झुंझुनू में। तांबा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था भाई तांबा कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका उत्तर बता देता हूँ मैं, खेतड़ी झुंझुनू में पाया जाता है। आगे बात समझो, तो देखिएगा पहला जो इसका धातु काल का जो पहला कालक्रम है, यानी पहला हिस्सा मान लीजिएगा, वो है तांबा। इसे तांबे को बोल सकते हो, ताम्र युगीन बोल सकते हो, या फिर वो नाम भी दे सकते हो। मेन नाम क्या है, तांबा ही। आगे बात समझिए, नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा तांबा युगीन सभ्यता, ये आपके पास थोड़ा सा बता देता हूँ। तांबा युगीन में आ जाती है आपकी कालीबंगा और आहट सभ्यता। कालीबंगा पड़ती है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। आगे बात समझिए, थोड़ा सा कालीबंगा के बारे में और नोट कर लीजिएगा। वैसे विस्तार से कालीबंगा के बारे में चर्चा करेंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। आगे बात समझिए, और इसका जो खोज करता है वो है अमलानंद घोष। आगे बात समझिए, वो आगे की बातें आगे विस्तार से बताऊंगा। आगे बात समझिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर लोह युगीन सभ्यता। अब लोह युगीन सभ्यता के बाद ऐसे है कि भाई जो मुख्यतः जो सभ्यताएं मानी जाती है आपके, रेड सभ्यता और सुनहरी सभ्यता। सुनहरी सभ्यता लिख लीजिए कहाँ पर पड़ती है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में पड़ती है। ये भी नोट कर लीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। और थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लिख लीजिएगा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। भाई कालीबंगा को सिंधु की तीसरी राजधानी कहा जाता है। सिंधु की तीसरी या थर्ड कैपिटल बोल सकते हो, सी लिख देता हूँ मैं, आप समझ जाना। ये आपकी सेकंड ग्रेड 2014 में क्वेश्चन आया था। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता, जो आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आती है। आगे बात समझे, अब थोड़ा सा सुनाली, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेड सभ्यता की। रेड सभ्यता को राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई रेड सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोहे की जो मात्रा है वो अधिक मिली है, और जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक यहाँ पर लोहे जलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई। आगे बात समझो, अब आगे चर्चा कर लेते हैं सल्लेटी। सल्लेटी रंग भी होता है आपकी, और सल्लेटी जो आपके धातु काल है वो भी आया था। सल्लेटी जो आपके मुख्यतः पाया जाता है जोधपुर सभ्यता है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में आती है। लिख लीजिएगा जोधपुर सभ्यता कहाँ पर आती है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षा सीईटी में पूछे जाने की संभावना कहीं ना कहीं रहेगी। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इसे भी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में मुख्यतः पूछी जाती है। जीएसटी के एग्जाम में आती रहती है, पीटीटी के एग्जाम में आती रहती है, और जो भी छोटे मोटे एग्जाम मान लीजिएगा आरएस लेवल तक कवर करता है। आगे बात समझो, और आज हमने जो धातु कालक्रम पढ़े थे, और थोड़ा सा माफी चाहूँगा क्योंकि जो पिछला वीडियो हमने रखा था उसमें बाय मिस्टेक थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको दिखाया था हेरोडोटस महोदय भारत के इतिहास के जनक है, लेकिन वो विश्व इतिहास के जनक है। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है। और हेरोडोटस के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। हेरोडोटस की जो पुस्तिका थी उसका नाम लिख लीजिएगा। हेरोडोटस की जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिका। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हेरोडोटस महोदय थे, उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। आगे बात समझो, अब आगे देखिएगा भारत के इतिहास के जनक कौन थे। भारत के इतिहास के जो जनक थे वो मेगास्थनीज थे। वो आपकी इच्छा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आगे भी अपनी क्लासें जारी रहेगी। धन्यवाद।